हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 159 शौर्य पहुंचा अगमलोक। शौर्य के घर पर पूरा चौधरी परिवार डर के मारे सिमटकर अपनी जगह पर जम चुका था। उनके परिवार के 3 सदस्यों को शौर्य ने उनकी बेटी के खातिर जिंदा जला दिया था। ये मंजर बहुत ही डरावना लग रहा था। जब वे लोग उसी डर में शौर्य के विला से जाने वाले थे, तभी एक आवाज ने उन्हें अपने डर से बाहर लाया। शौर्य, सभी मेहमानों के लिए चाय तैयार हो चुकी है, तो जरा रुको। ये सुनकर पूरे चौधरी परिवार का डर थोड़ा कम हो गया और वो सब शॉक स्टेज से बाहर आ गए। शौर्य भी तुरंत शांत हो गया और उसके चेहरे पर दिखने वाला वह डरावना गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर सी मुस्कान ने ले ली। शौर्य की बड़ी चाची नौकरों के साथ चाय की बड़ी ट्रे लेकर हॉल में आ गई। नौकरों ने सभी को चाय दे दी, लेकिन 3 कप रह गए। ये देख नौकर बड़ी चाची से बोला, मैडम 3 लोग कम हो गए हैं, इसीलिए 3 कप चाय बच गई है। ये बात सभी ने सुनी, तब सारे चौधरी परिवार वाले और अग्निहोत्री परिवार के वो लोग जो इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे, सभी लोग शौर्य की ओर देखने लगे। बड़ी चाची को समझने में देर नहीं लगी कि 3 लोगों के कम होने के पीछे शौर्य का किसी न किसी तरह की हाथ है, तो उन्होंने शौर्य के कान को पकड़ लिया। शौर्य ने तुरंत अपने हाथ खड़े किए और बोला, माँ, वो लोग बड़ी जल्दी में थे तो मैंने उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए भेज दिया। उनके रिश्तेदार यही मुंबई में ही रहते हैं। अगर चाय बच गई है तो उनके हिस्से की मैं पी लेता हूँ। शौर्य ने ये बात इतनी मासूम से कही थी, वहां मौजूद दोनों परिवार के लोगों को तो बड़ा झटका लगा। कुछ देर पहले का शौर्य और अभी अपनी सफाई पर मासूमियत के साथ झूठ बोल रहे शौर्य में बहुत अंतर था। बड़ी चाची ने भी फिर इस बात पर ज्यादा सवाल नहीं किया। सभी लोगों को चाय और बिस्किट देने के बाद वह खींचे में चली गई। चौधरी परिवार अब ये सोच रहा था कि उन लोगों की चीखें अंदर किचन में सुनाई नहीं दी क्या, जो उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है? इसका आसान जवाब ये था कि शौर्य ने उनके आते ही आसपास एक बैरियर बना दिया था, जो आवाज को बाहर जाने से रोक रहा था। इसीलिए किचन में मौजूद लोगों को बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अपनी चाय खत्म करके रविंद्र और उसका परिवार वाहन से जाने लगा, तभी विशाल की मां ममता चौधरी शौर्य के सामने आए और भरी आंखों से शौर्य से हाथ जोड़कर बोली, शौर्य बेटा, क्या मेरी बेटी मेरे साथ भी बात नहीं कर सकती क्या? मुझे पता है तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर मैं एक मां हूं, मुझे मेरे बेटी के साथ बात करनी है और इस बात के लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ममता की बात पर शौर्य भी थोड़ा इमोशनल हो गया। शौर्य ने उनके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, देखिए आंटी, मैं आप दोनों माँ बेटी के रिश्ते में नहीं आ सकता। अगर आप उसके साथ बात करना चाहती है तो मैं उसे अभी बाहर लेकर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। जब वह अपनी जगह से पीछे मुड़ा था, तभी उसके आंखों से भी एक आंसू का कतरा छलककर नीचे गिर गया। शौर्य अपने कमरे के अंदर आकर सीधा डिम में चला गया। उसने वैशाली को ढूंढा और उसके पास जाकर उससे बोला, वैशाली, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम अपने परिवार से नाराज हो, पर तुम एक बार अपनी माँ के बारे में भी सोचो, क्या वह तुम्हारे ऐसे वापस आने से खुश होगी? शौर्य ने कही इस बात पर वैशाली एकदम से सोच में पड़ गई और फिर बोली, क्या माँ अभी भी विला के अंदर है? अगर वह विला में अभी भी है तो मैं उनसे एक बार मिलने चाहूंगी। गुस्से में मैं माँ के बारे में भूल ही गई। वैशाली के इतना कहते ही शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों झट से गायब हो गए। अगले ही पल वे दोनों शौर्य के कमरे के अंदर थे। कमरे के अंदर से शौर्य विशाल को बाहर लेकर आया। इस वक्त ममता जी उसका सोफे पर बैठकर इंतजार कर रही थी। इस वक्त अग्निहोत्री परिवार के लोग सिर्फ किसी प्रेक्षक की तरह ये सब कुछ देख रहे थे। पूरी बात के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला था। अब तो बड़े दादाजी को लग रहा था कि वे कोई नाम के ही जज है, जो सिर्फ यहाँ दलील सुनने आए हैं, लेकिन फैसला सुनाने का हक भी उनके हाथ में नहीं है। इधर वैशाली उसके माँ के सामने खड़ी थी और अपनी भरी आंखों से अपने माँ को देख रही थी। वहीं रविंद्र भी इस पूरे घटना को ध्यान से दूर खड़े होकर देख रहा था। दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। वैशाली के माँ ने कई बार अपने बेटी की बुलाया ले रही थी। ममता ने प्यार से अपने बेटी का सिर सहलाया और उसके माथे को चूम कर उसे बोलने लगी, बेटी, क्या तुम्हें अपने माँ पर भी गुस्सा है, जो तुम मुझे बिना देखे बिना बात किए चली गई?
अपनी बात सुनकर वैशाली ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, आप वह इकलौती इंसान थी उस घर में जिसने मुझसे सच में प्यार किया था। भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं तो बस उन लोगों से नाराज थी जो लोग अपने परिवार का रुतबा और कारोबार के पीछे इतने पड़े थे कि वो लोग मुझे ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेज रहे थे। ऐसे लोगों से मैं अपने दिल से नफरत करती हूँ। वैशाली की ऐसी बातें सुनकर ममता भी थोड़ी हैरान हो गई, पर उसे भी अच्छे ये बात पता थी कि जो भी वैशाली ने कहा वह बात सच थी। परिवार के लोगों ने विशाल ढूंढने के लिए एक नौकरों की टीम बनाई थी और उन्हीं लोगों ने अपना पूरा जोर लगाकर वैशाली को परिवार से दूर रखा और उसके बारे में जो खबरें थी उन्हें बाहर ही दबा दिया था। ममता ने वैशाली के साथ कुछ देर और बातें की। जब माँ बेटी को लगा कि और ज्यादा देर तक वे दोनों नहीं रुक सकते तो ममता अपने परिवार के साथ वापस चली गई। रविंद्र के पिता ने बाहर आते ही अपने एक असिस्टेंट को फोन लगाया और उन सभी लोगों को घर पर बुला लिया जो लोग वैशाली को ढूंढने के लिए उनके परिवार ने काम पर रखे थे। चौधरी परिवार देर रात जब घर पहुंचा तो उनके घर के सामने वाले एरिया में वो सब लोग खड़े थे जो लोग वैशाली को ढूंढने के लिए भेजे गए थे। घर पर आते ही रविंद्र के पिता ने बिना कुछ पूछे सभी लोगों को अपनी बंदूक निकालकर सीधा गोलियों से भून दिया। उनके सामने सभी नौकरों की लाशें गिरी थी। ये सीन बहुत ही डरावना था, लेकिन ये शौर्य ने किए हुए कारनामे के आगे चाय कम पानी था। इधर अग्निहोत्री मैंशन में वैशाली भी आज विला पर सिया और बाकी लड़कियों के साथ रुक गई। अद्विका भी अपने कमरे में इधर से उधर गेड़ियां मार रही थी और इसका कारण थे उसके दादाजी। जब उसके दादाजी मुंबई के लिए निकले तब उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते वक्त अद्विका को फोन करके बताया था और अब 6 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था मगर उसके दादाजी अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे थे। रात के 9 बजे जब शौर्य अद्विका को खाने पर बुलाने आया तो उसने अद्विका को परेशान देखा। उसने चिंता से अद्विका के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ अद्विका, तुम किस बात से परेशान हो? मुझे बताओ, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। शौर्य की बात सुनकर अद्विका अपने विचारों से बाहर आए और उसकी आंखें भर आई। उसने भरी आंखों से शौर्य को देखकर कहा, शौर्य दादाजी दोपहर को दिल्ली से निकले थे मगर अभी तक उनकी फ्लाइट मुंबई नहीं पहुंची। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। फ्लाइट कभी भी इतना देर नहीं लगा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट के अनुसार उनका फ्लाइट से कांटेक्ट टेक ऑफ के आधे घंटे बाद टूट गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपना माथा पीट लिया और अद्विका के दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए बोला, अद्विका क्या तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? अब और देर मत करो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका को किसी राजकुमारी की तरह अपनी गोद में उठा लिया और गायब हो गया। अगले ही पल वह हजारों मीटर ऊपर आसमान में थे। शौर्य ने तुरंत सिस्टम को उस प्लेन को ट्रैक करने के लिए कहा। कुछ देर में सिस्टम का जवाब आया जिसे सुनकर शौर्य बहुत हैरान हुआ। होस्ट, ये प्लेन दिल्ली से मुंबई आते वक्त अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अचानक गायब हो गया है। सैटेलाइट के आखिरी निरीक्षण के मुताबिक ये प्लेन किसी आयामी दरार में फंस गया होगा। ये आयामी दरार ज्यादातर अवकाशीय ऊर्जा उत्सर्जन के वजह से तैयार होती है। इनके वजह से स्पेस के अंदर बड़ी दरार आ जाती है और उसके आसपास आने वाली सारी चीजें उसमें खींची चली जाती है, लेकिन इनका डेस्टिनेशन निश्चित नहीं होता। सिस्टम की बात सुनकर अब शौर्य के मन में एक अनजान डर ने जन्म ले लिया था। शौर्य ने तुरंत उस जगह की ओर अपनी रफ्तार बढ़ा दी जिस जगह पर आखिर में उस प्लेन को लोकेट किया था। कुछ ही मिनटों में शौर्य और अद्विका अरावली पर्वत के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पर उस स्पेस क्रैक को नोटिस किया गया था। शौर्य ने वहां पर आसपास के स्पेस को अपनी स्पेस तत्व से जांचना शुरू किया। उसे तुरंत वह स्पेस की दरार मिल गई। शौर्य ने तुरंत उसके पास जाकर अपनी ताकत के बल पर उस दरार को बड़ा कर दिया। जब उसका आकार एक इंसान के अंदर जाने लायक हो गया तो शौर्य ने अद्विका को अपने डायमेंशन में भेज दिया और खुद उस डायमेंशन के अंदर कूद गया। डायमेंशन के अंदर जाते ही अचानक शौर्य का अपने शरीर से नियंत्रण छूट गया और वह अनियंत्रित तरीके से उस दरार में बहता चला गया। कुछ ही देर में शौर्य ने अपनी सारी ताकत का उपयोग करके अपने तवत्सर ब्लडलाइन का उपयोग करके उस दरार में खुद के शरीर को नियंत्रित कर लिया। जैसे ही शौर्य ने अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया उसने देखा कि उसके आगे एक और स्पेस की दरार दिखाई दे रही है। शौर्य उसकी ओर तेजी से चला गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि ये दरार भी अब बंद हो रही है। शौर्य ने बिना सोचे सीधे उस दरार के अंदर छलांग लगा दी। जब शौर्य दरार से दूसरी ओर पहुंचा तो वह एक ऐसे ग्रह के वायुमंडल में पहुंच गया जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा था और ये पूरा का पूरा ग्रह पानी और पेड़ पौधों से भरा पड़ा था।
जब शौर्य ने अपनी सांस ली तो उसने तुरंत एक बात नोटिस की कि यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी लोक से अधिक शुद्ध था और इस वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी पृथ्वी से दुगनी थी। शौर्य ने तुरंत अपने आप को संभाला और वह जिस दरार से यहाँ आया था उस दरार को सिकुड़कर अपनी शक्तियां से छोटा किया, लेकिन उसे बंद होने से रोक दिया। उसके बाद शौर्य ने उस प्लेन को ढूंढने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने चारों ओर फैला दिया। उसके ऐसा करते ही शौर्य को उस ग्रह के सतह पर रहने वाले जीव तथा जानवर महसूस हुए। इन जानवरों की बनावट पृथ्वी लोक से बिल्कुल अलग और विशालकाय थी। यहाँ के पेड़ों के प्रकार और उनके आकार भी बेहद विशाल मालूम हो रहे थे। यहाँ के समुद्र का पानी खारा नहीं था। यहाँ की भूमि पर मिट्टी की परत बहुत कम दिख रही थी। जब शौर्य इन सभी बातों को नोट कर रहा था तभी उसे हवा में किसी चीज के जलने की गंध आ गई। ये गंध शौर्य के लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये गंध जेट ईंधन के जलने से आती है। गंध मिलते ही शौर्य ने अपनी चेतना को और ज्यादा फैला दिया और हर तरफ उस प्लेन की खोज करने लगा। कुछ देर बाद शौर्य ने महसूस किया कि वह जिस जगह पर था वहां से कुछ 1000 किलोमीटर दूर एक घास के सपाट मैदान में एक प्लेन खड़ा है। शौर्य ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वह उस ओर तेजी से उड़ा लगा। शौर्य को इस जगह पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे और वह उस घास के मैदान के ऊपर हवा में आकर रुक गया। शौर्य ने सामने फैले घास के उस विशालकाय मैदान को देखा और सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है? शेर के इस सवाल पर सिस्टम ने कुछ देर सोचा और कहा, होस्ट, इस ग्रह की वायु और इसके हालात देखकर लग रहा है कि ये ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ वह ग्रह है जिस पर वे पृथ्वी के मानवों को बसाना चाहते थे। लेकिन इस ग्रह को अभी भी इंसानों के योग्य रहने के लिए बनाने के लिए इसे कई सारे अभिक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल इस ग्रह पर भीमकाय मानव का वास है जो कालांतर में धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और एक आम इंसान बन जाएंगे। इस ग्रह को उन्होंने आगम लोक ये नाम दिया था। सिस्टम की बात शौर्य ने समझ ली और फिर उसने सबसे पहले विक्रम परमार को ढूंढा, जो इस वक्त प्लेन से कप के नीचे उतर चुके थे और एक बगल में अपने हमउम्र लोगों के साथ इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट का स्टाफ बाकी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो इस अनजान जगह पर आकर परेशान हो चुके थे और काफी डर भी गए थे। तभी उन्हें उस लंबी घास के मैदान में एक दहाड़ सुने दी। जब सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक उनके प्लेन जितना बड़ा बाघ जिसका पूरा शरीर हरे रंग का था और उसकी धारियां काले रंग की थी, वह इन सबको घूर कर देख रहा था। इस अजीब दिखने वाले बाघ को देखकर सभी इंसानों की सांसें उनके हलक में अटक गई थी। वो लोग इतना डर गए थे कि उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। तभी एक औरत कसकर चिल्लाई और उसकी आवाज सुनकर वह बाघ और ज्यादा आक्रामक हो गया और उस बाघ ने उसी औरत को अपना शिकार बनाना उचित समझा और उस पर वह बाघ हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। उस बाघ ने अपना पंजा उठाया और उस औरत को एक झटके में पिचका दिया। वह औरत तुरंत एक पीछे हुए मांस के गोले में तब्दील हो गई। इस मंजर को देखकर बाकी सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी कमांडर विक्रम भागने की बजाय उस शेर की ओर जाने लगे। ये सब कुछ आसमान से शौर्य देख रहा था। कमांडर विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाली और उस बाघ के गर्दन पर गोली चला दी। ऐसा करते ही उस बाघ के गर्दन पर एक घाव बन गया। लेकिन ये घाव उस बाघ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं था। उसे पास कोई खरोंच लगने जितना दर्द हुआ। उस बाघ ने जब बंदूक की आवाज की ओर देखा तो पाया कि कमांडर विक्रम अपने गन से दूसरी गोली चलाने के लिए निशाना लगा रहे थे। कमांडर के हाथ में उस छोटे से हथियार को देखकर उस बाघ को आने वाले खतरे का एहसास हुआ और वह उछलकर थोड़ा पीछे हट गया। उसके बाद तुरंत उस बाघ ने अपनी जगह बदलते हुए वह कमांडर की दाएं ओर कूद गया। फिर उसने एक बार और अपनी जगह बदली। ऐसा करके वह बाघ ये जांच रहा था कि क्या ये इंसान उसके हाथ में पकड़ी चीज को उसकी ओर बार बार घुमा रहा है या नहीं, मानो वह देखना चाहता हो कि उसके गर्दन पर लगे खरोंच के पीछे किस चीज का हाथ है। कुछ देर इधर उधर कूदने के बाद उस जानवर ने ये कंफर्म कर लिया कि कमांडर के हाथ का हथियार ही उसके घाव के लिए जिम्मेदार है। उस बाघ ने एक जोरदार दहाड़ आसमान की ओर देखकर मारी और वह सीधे कमांडर की ओर झपट पड़ा। विक्रम ने भी अपनी गन उस पर तान दी थी। क्या कमांडर विक्रम उस बाघ को मार पाएंगे? क्या शौर्य उन्हें बचा पाएगा? क्या इस ग्रह से शौर्य इन लोगों को सुरक्षित वापस ले जा पाएगा? अब क्या होगा आगे?